दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बेहतर होंगे। आज बिहार सिविल कोड द्वारा निर्गत वैकेंसियों के लिए फॉर्म भरने का अंतिम दिन था। उम्मीद है कि सब लोगों ने अपना फॉर्म अच्छे से भर दिया होगा। फॉर्म भरने के बाद जो मुख्य सवाल यह है कि कैसे तैयारी किया जाए, जो आप इन लगभग 8,000 सीटों में से एक सीट अपना सुनिश्चित कर सकें, पक्का कर सकें। इसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या सिलेबस है, इन सब बातों पर आज मैं बात करने के लिए आपके साथ जुड़ा हूँ। और 4 विभिन्न कोटियों में, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि वैकेंसियाँ आई हैं। एक तो प्यून के लिए कुछ लोगों ने फॉर्म भरा होगा, प्यून पोस्ट के लिए। कुछ लोगों ने क्लर्क पोस्ट के लिए फॉर्म भरा होगा। कुछ लोगों ने डिपोजिशन राइटर का फॉर्म भरा होगा। कुछ लोगों ने स्टेनो का फॉर्म भरा होगा। मैं सब पे अलग-अलग चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग एपिसोड में उनके सिलेबस के बारे में, उनकी तैयारी की रणनीति के बारे में बात करूँगा। क्योंकि एक सीमित समय होता है, इसलिए एक वीडियो में सारी चीज़ों को सम्मिलित करना संभव नहीं जान पड़ता है, क्योंकि वीडियो लंबा होता जाएगा और फिर बोझिल भी होता जाएगा। इसलिए अलग-अलग एपिसोड में अलग-अलग पोस्टों के लिए मैं अलग रणनीति बताऊँगा, क्या सिलेबस रहने वाला है वो बताऊँगा, कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं ये भी बताऊँगा और किन स्वरूपों में वो क्वेश्चन होगा ये भी बताऊँगा। तो आज मैं बात करूँगा क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है और उसकी तैयारी कैसे करें, किन किताबों से करें, इन बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्लर्क के लिए 3 विभिन्न चरणों में एग्ज़ाम संपन्न होगा और उनके आधार पर आपको चयनित किया जाएगा। आप जान रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा होगा उन्होंने एक सरसरी नज़र से या एक दृष्टि में सिलेबस के बारे में पढ़ा ही होगा। एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और क्या उसके किन चरणों में क्या एग्ज़ाम होने वाला है ये भी पढ़ा ही होगा। लेकिन उनको मैं बारीकी से बताने के लिए कि क्या पूछा जाएगा और कहाँ से पूछा जाएगा और क्या पढ़ें, इन पे आज चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं कि क्या स्टेज क्या रहने वाला है। क्लर्क का एग्ज़ाम पास करने के लिए, यानी एस बिहार सिविल कोर्ट में क्लर्क की जॉब करने के लिए आपको 3 चरणों से गुजरना पहले पड़ेगा। पहला चरण है प्री स्टेज, यानी प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा यानी मेंस देने का मौका मिलेगा। जो मेंस में सफल होंगे उन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा और उन सफल अभ्यर्थियों का जो इंटरव्यू में जो मार्क्स लाएंगे और जो मेंस में उन्होंने मार्क्स लाया है, उन दोनों का एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगा उनके नंबरों को जोड़ के। यानी 90 अंकों का मुख्य परीक्षा जो होगा और 10 नंबरों का जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे, उन 100 नंबर के आधार पर कंबाइंड जो होगी एक मेरिट लिस्ट लिस्ट बनेगी। और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अपना देंगे, उन सीटों के मद्देनज़र, जितनी भी सीटें होंगी उनके मद्देनज़र उतने लोगों को नौकरी दे दी जाएगी। तो ये 3 अवस्थाएँ रहने वाली है, ये 3 चरण होगा जिनसे गुज़र कर आपको बिहार सिविल कोर्ट में क्लर्क की जॉब मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे प्रारंभिक अवस्था अवस्था में जो एग्ज़ाम होना है, प्रारंभिक परीक्षा, उसका क्या स्वरूप होगा। देखिए, 100 नंबर का प्रारंभिक परीक्षा होगा, ठीक है? यह सिर्फ़ आपको मेंस एग्ज़ाम देने के लिए जो होगा, वो उसके लिए क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, उसकी एक मतलब 8, जैसा कि मुझे पता चला है कि 8 लाख फ़ॉर्म जो है वो भरे गए हैं। क्लर्क के लिए लगभग 8 लाख फ़ॉर्म जो है वो अभी तक भरे गए हैं। 8 लाख फ़ॉर्म भरने में मुझे लगता है जो परीक्षा में सम्मिलित लोग होंगे तकरीबन 5 से 6 लाख लोग तो सम्मिलित होंगे। 5 से 6 लाख लोगों को का मेंस लेना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उनको छाँट कर एक अनुपात में फिर अ, म मुख्य परीक्षा ली जाएगी। सीटें काफ़ी हैं, लगभग 3400 सीटें हैं क्लर्क के लिए। अब उन 3400 सीटों में लगभग 3400 जो सीटें हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम अ, 10 से 15 गुना, मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो अगर 15 गुना भी कर दिया जाएगा तो 50,000 लोग तो आएँगे। तो इतनी बड़ी भी मुश्किल भी नहीं है कि आप मेंस में सम्मिलित होने के लिए कोई इतनी बड़ी जंग भी नहीं है। अगर 5 से 6 लाख लोग अगर बैठते हैं एग्ज़ाम में, तो अगर उनमें से 45-50 हज़ार लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया जाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अंकों की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। तो
बात करते हैं कि क्या आने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा में मैट्रिक स्तरीय 4 सेक्टरों से क्वेश्चन आएँगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज। इन मैथ रीजनिंग को मैं कंबाइंड ही मान के चल रहा हूँ क्योंकि उनका स्वरूप वही रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। तो तकरीबन क्योंकि मैथ में अंकगणित ही पूछा जाना है और रीजनिंग भी उसी लेवल का रहेगा, तो मैथ रीजनिंग को मैं एक ही मान के चल रहा हूँ। तो इसलिए इन 4 सेक्टरों से क्वेश्चन आने वाला है। अब हिंदी का क्या होने वाला है? तो हिंदी में आपको मैट्रिक स्तरीय जो व्याकरण के क्वेश्चन होंगे, संधि से संबंधित क्वेश्चन, समास से संबंधित क्वेश्चन, अलंकार से संबंधित क्वेश्चन, वाक्य शुद्धि, अशुद्धि, कुछ कारक के क्वेश्चन यही रहने वाले हैं। यानी आपको अगर 10वीं स्तरीय अगर आपने ग्रामर पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है तो आप पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, सामान्य लेवल का होगा, बहुत ज़्यादा वो उसका स्तर बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला नहीं होने वाला है, सामान्य स्तर के प्रश्न होंगे। उसके बाद इंग्लिश में भी सेम होगा कि 10th स्तर के व्याकरण के क्वेश्चन होंगे, ग्रामर के इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन होंगे, नरेशन के, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही सब क्वेश्चन होने वाले हैं। और स्पेलिंग मिस्टेक और जो है कॉमन एरर्स यही यही सब क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये उससे हो गया। फिर मैथ रीजनिंग, मैथ में सिर्फ अंकगणित आपको पूछा जाएगा, एडवांस मैथ नहीं पूछा जाएगा। और रीजनिंग जो सामान्य स्तर का है, एनालॉग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, रिलेशन, ब्लड रिलेशन, यही सब जो होने वाले हैं, जो सामान्य स्तरीय परीक्षा, जो सामान्य परीक्षाएं होती हैं किसी भी क्लर्क की, उसमें जो सामान्य रीजनिंग होता है उसी स्तर का होगा। इतना ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल आपसे पूछे जाने वाला है, वही स्तर रहने वाला है। जनरल नॉलेज की बात करते हैं। जनरल नॉलेज में मुझे लगता है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स रहेंगे। करंट अफेयर ज़्यादा नहीं पूछा जाता है और बाकी अन्य क्वेश्चंस जो हैं जनरल नॉलेज में वो आपके लूसेंट लेवल का रहने वाला है। अगर आपने लूसेंट पढ़ रखा है या उसकी तैयारी आपकी जनरल नॉलेज की, अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो अगर अच्छी है तो उसमें आपको ज़्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है। अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो मुझे लगता है कि आप 40 में से 35 आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इसका स्तर वो स्तर इनके बिहार सिविल कोर्ट में जो एग्जाम होना है उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर ना तो बीपीएससी के लेवल का रहेगा ना अन्य किसी एसएससी लेवल का रहेगा, उससे कमतर ही रहेगा। जैसा कि पिछला इतिहास रहा है, तो उन इतिहास के आधार पर मैं अगर बोलूँ तो उन स्तरों का नहीं रहेगा, उससे थोड़ा स्तर लो ही रहेगा। तो ये 4 सेक्टरों से क्वेश्चन आने वाले हैं और मुझे लगता है कि अगर 100 में से आप 65 भी कर पा रहे हैं, 65 नंबर ला रहे हैं तो मेंस के लिए आप क्वालिफाइड होंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। बहुत स्तर सामान्य भी होगा और मेंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको 100 में से 95 या 90 या 80 लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप 65 प्लस आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप मेंस लिखने के लिए एलिजिबल होंगे, मेंस देने के लिए। अब फिर आते हैं मेंस के लिए। मेंस में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वही नहीं रहेंगे, इसके साथ आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना पड़ेगा। 50 नंबरों का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 नंबर का आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना पड़ेगा। यानी 90 नंबर में जो होना है, क्योंकि 100 टोटल 100 नंबर का होना है तो 10 नंबर इंटरव्यू के लिए रखा गया है, सिलेक्शन के मद्देनजर से 100 नंबर का होना है, जिसमें से 90 नंबर मेंस के लिए है और 10 नंबर इंटरव्यू के लिए है। इन 100 नंबर को मिला के एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके आधार पर आपको चयनित किया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि इस जो आपको 2 सेक्टरों में जो बाँटा गया है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, इसमें क्या होने वाला है? और कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को इसमें सम्मिलित किया गया है ऑब्जेक्टिव में मेंस के, जिसका वेटेज 15 नंबर का रहने वाला है। तो अगर बात करें तो मेंस में ऑब्जेक्टिव्स में 15 नंबर जनरल नॉलेज, 10 नंबर मैथ, 10 नंबर रीजनिंग और 15 नंबर कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस होंगे। तकरीबन 50 नंबरों का ये हो गया और उसके बाद 40 नंबर का हिंदी डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, यानी 20-20 नंबर के दोनों सब्जेक्ट्स के डिस्क्रिप्टिव होंगे। अब बात आती है कि इसमें स्तर क्या होगा। जैसे अगर बात करें जनरल नॉलेज के स्तर की, तो मेंस के ऑब्जेक्टिव में जो जनरल नॉलेज का स्टैंडर्ड होगा, जो स्तर होगा, वो वही होगा जो प्री में आपसे पूछा गया है। 10th स्टैंडर्ड के ही बेसिकली क्वेश्चंस होंगे। अगर इसको देखा जाए तो लूसेंट अगर आपने तैयार कर रखा है तो वो इनफ होगा।
आपको इसके अतिरिक्त और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े बहुत करेंट्स के क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स के, जो 4-5 नंबर का, जैसे मैंने बताया था प्री में। तो इन 15 जो क्वेश्चंस होंगे उसमें मुझे लगता है 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं जो करंट अफेयर्स से हो। तो ये तो हो गई करंट अफेयर्स की बात। अब मैथ में आते हैं, तो मैथ में जो 10 नंबर है वो वही स्टैंडर्ड रहने वाला है, अंकगणित पूछा जाएगा 10th स्टैंडर्ड का। वो मेंशन भी किया हुआ है उन्होंने कि 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहेंगे और अंकगणित रहेंगे, ये आप मान के चलिए। इसके बाद आ गए रीजनिंग पे। रीजनिंग पे भी वही होने वाला है, उन्होंने वो दे भी रखा है कि ब्लड रिलेशन से, सिटिंग अरेंजमेंट से, अल्फ़ाबेटिकली जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे, नंबर सीरीज के क्वेश्चन होंगे। यही 10 नंबर आप इनमें मान के चले, तो 10 नंबर के ये हो गए। और कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के जो 15 नंबर का क्वेश्चंस होगा वो वही होगा, जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इनके शॉर्टकट जो कीज होते हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल जो कंप्यूटर का होता है, वायरस वगैरह, नेटवर्किंग वगैरह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आप ये मान के चलें कि अगर आपने ट्रिपल सी कर रखा है या ट्रिपल सी लेवल का क्वेश्चंस, अगर आपने जो कंप्यूटर कोर्स होता है ट्रिपल सी, अगर आपने उस लेवल के क्वेश्चंस कर रखे हैं या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी तैयारी कर रखी है, तो वो पर्याप्त होगा आपको। इसके अतिरिक्त आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे कुल 50 नंबर का। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। 20 नंबर का जो हिंदी डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें निबंध लिखना, आपसे निबंध लिखने के लिए कहा जा सकता है। संक्षेपण यानी वो एक पैराग्राफ दे देंगे, उसको अपने वर्ड में आपको 1/3 शब्दों में लिखना है, यह रहेगा। और वाक्यों को शुद्ध करने के लिए दे दिया जाएगा। यही रहने वाला है। और इंग्लिश में अगर आते हैं तो उसमें वही लेटर राइटिंग है, एसे है, और संक्षेपण जो है प्रेसिस, वो रहने वाला है। और मुझे लगता है मुहावरा भी रहेगा, तो मुहावरा रहने वाला है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये आपके इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस रहेगा। और अगर आपने किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से इंग्लिश की तैयारी कर रखी है, तो उससे ज़्यादा स्तरीय प्रश्न नहीं रहेंगे। उतने ही स्तर के उसी स्तरीय प्रश्न ये भी होंगे। तो ये हो गया। अब 90 नंबर का मेंस की तैयारी होगी 90 नंबर की। अब आते हैं इंटरव्यू पे। अब ये जो 10 नंबर का इंटरव्यू होगा, ये बिहार के विभिन्न जिलों में 6-7 जोन बना दिया जाएगा। 6 या 7, 5-6 जिलों को मिला के एक जोन बना के फिर 6-7 जोन बना दिया जाएगा। और अगर आपको इंटरव्यू देने के लिए किसी भी जोन में आपको भेजा जा सकता है। अब वहाँ क्या होने वाला है, उन 6 या 7 जिलों के जो जिलाधीश हैं, जिला न्यायाधीश हैं, वो उस कमेटी के मेंबर होंगे। एक जो सीनियर मोस्ट होंगे वो चेयरपर्सन होंगे, उनके साथ 4 और 5 लोग कमेटी मेंबर होंगे। वो आपसे आपका पर्सनैलिटी टेस्ट सिर्फ करेंगे, सिर्फ वो देखेंगे कि आप जो यहाँ तक पहुँचे हैं, आप सही माध्यम से पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, या आप एलिजिबल हैं या नहीं। इस स्तरों को पार करके आप यहाँ पहुँचे हैं, तो आप एलिजिबल हैं या नहीं यहाँ तक पहुँचने के। तो वो सिर्फ वही देखेंगे। सामान्य प्रश्न करेंगे आपसे, क्या काम करते हैं आप, और अपना परिचय दीजिए। और ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट रहा है उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कर सकते हैं वो। फिर पूछ सकते हैं कि अ, जो हिंदी वर्ड हैं और इंग्लिश वर्ड हैं वो लिखने के लिए आपको दे दिया जा सकता है। जो न्यायालय में काम आने वाले वर्ड्स हैं उनको आपसे लिखवाया जा सकता है बोल के। वो उसमें टेस्ट करते हैं कि क्या आप कोर्ट में काम करने के दौरान चीज़ों को शुद्ध तरीके से लिख सकेंगे या नहीं लिख सकेंगे। तो ये टेस्ट करते हैं वो। इसके लिए मुझे लगता है कि आपको ये भी तैयारी आगे के चरण में करनी चाहिए। ये तो अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जब आप मेंस पास कर लेंगे तब आप उसकी तैयारी करेंगे। तो उसके लिए मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि आपको उनकी भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जो जजमेंट होते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। उन जजमेंट्स में जो वर्ड होते हैं, जो इंग्लिश के होते हैं या हिंदी के होते हैं, उनको लिखने का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे आप बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर आप वहाँ शुद्ध-शुद्ध हिंदी और इंग्लिश में लिख रहे हैं, जो वर्ड उन्होंने लिखवाए, तो समझिए कि आपने मैदान मार लिया है।
और आपको एक अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। बेशक आप अपने सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में है उसमें अगर आप बताने में असमर्थ भी रहे एक दो क्वेश्चन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप हिंदी और इंग्लिश के वर्डों को शुद्ध लिख रहे हैं, तो आप समझिए कि आप बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको इसका मिलेगा। तो यही रहने वाला है। और इतनी तैयारी मुझे लगता है कि 3 महीने में आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी नए एस्पिरेंट्स नहीं हैं, तो आप 3 महीने में बहुत ही बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम होते-होते 6 महीने तो कम से कम लगेंगे। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दें, और तनाव मुक्त होकर बेहतर तरीके से रणनीति बनाते हुए कि क्या पिछले सालों के क्वेश्चंस भी आप उठाकर देख सकते हैं कि किस स्तर का पूछा गया था। और अभी से आप तैयारी करते रहें। मुझे लगता है कि 3 महीने पर्याप्त समय है, और आप अगर पूरी मनोयोग से और पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे, तो आपकी एक सीट सिविल कोर्ट बिहार में सुनिश्चित होगी, और आप निस्संदेह कामयाब होंगे। और इसी शुभकामना के साथ कि आप अपनी तैयारी जारी रखें, और सफलता आपको आपके कदम चूमे, और बिहार सिविल कोर्ट में आप नौकरी अपनी पक्की करें। धन्यवाद। और बाकी अन्य पोस्ट के लिए जो मैं बताऊंगा कि कैसे, जैसे डिपोजिशन राइटर है तो कैसे टाइपिंग की तैयारी करनी है, और उस एग्ज़ाम में कितनी टाइपिंग होनी चाहिए, और किसकी प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग के दौरान, ताकि हम शुद्ध और अशुद्ध से बच सके, कि अशुद्धियाँ कैसे, अशुद्धियों से बचना है और शुद्ध कैसे लिखना है। ये सब मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। प्यून के लिए क्या अन्य क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होने वाला है, वो भी बताऊंगा। कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये भी बताऊंगा। और ये आगे की वीडियो में मैं बताता रहूँगा चरणबद्ध तरीके से। तो अभी के लिए बस इतना ही।